हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी व्यूअर्स को इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज रोहिणी नक्षत्र है। काफ़ी ऑस्पिशियस नक्षत्र होता है और इस नक्षत्र में किया गया कोई भी कार्य अवश्य ही फलित होता है और शुभ होता है। तो मैं सोचा कि इसी अवसर पे मैं एक वीडियो आज बना करके अपलोड करता हूँ, क्योंकि शुभ नक्षत्र है तो हो सकता है कि मेरे लिए भी काफ़ी लकी साबित हो ये साल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आज का विषय प्रसंग है अशोक खेमका आईएएस का हॉरोस्कोप एनालिसिस। अशोक खेमका के बारे में आप लोग अक्सर समाचार पत्रों के माध्यम से सुनते होंगे, जानते भी होंगे। और यदि आप सब यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट्स हैं या कोई भी सरकारी नौकरी के तैयारी करने वाले हैं तो निश्चित तौर पे आप अशोक खेमका जी के बारे में आप लोग सुने होंगे। इनके बारे में मैं थोड़ा बता दूं कि इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है बहुत हायर लेवल की है। इन्होंने बीटेक किया था आईआईटी खड़गपुर से, कंप्यूटर साइंस। ठीक है। उसके बाद इन्होंने पीएचडी किया। ऑफ कोर्स एमटेक भी किए होंगे। तो पीएचडी किया इन्होंने कंप्यूटर साइंस में है। ठीक है। और इन्होंने TIFR यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे रेप्यूटेड संस्थान से किया था पीएचडी। लेटर स्टेज में इन्होंने मास्टर भी किया, एमबीए। ठीक है। और उसके बाद एलएलबी भी किया, एमए भी किया, एमए इन इकोनॉमिक्स इग्नू से, राइट। तो ढेर सारी डिग्रियां। और साइंस में इनका बहुत ज़्यादा रुचि था, टेक्नोलॉजी में काफ़ी रुचि था। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि काफ़ी विद्वान थे, पढ़े लिखे थे और बहुत ही ईमानदार आईएएस ऑफिसर थे। हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर थे। इनके बारे में एक चर्चा और भी है जो कि सही भी है कि इनका 57 टाइम्स तबादला हुआ था, ट्रांसफ़र हुआ था, जो कि एक आईएएस के कार्यकाल में ये सबसे ज़्यादा होता है। इतना बार तबादला तो शायद ही किसी का हुआ होगा। तो 57 बार। अब सोच लीजिए कि क्यों हुआ होगा। ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट और ईमानदार आईएएस ऑफिसर थे। अभी भी हैं बट रिटायर्ड हैं। ठीक है। और इनका जो चयन हुआ था 1991 की, मतलब इस बैच के थे, राइट। बट सिलेक्शन इनका हुआ था 92 में। ठीक है। क्योंकि एक साल की पूरी प्रक्रिया तो लग ही जाती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो 91 का इनको कहा जाता है और 92 में इनका चयन हुआ था। अब आते हैं इनके हॉरोस्कोप पर। ठीक है। इनका हॉरोस्कोप मेरे पास है और ये बिल्कुल ही एथेंटिक हॉरोस्कोप है। मैं डीओबी, टाइम और प्लेस ये सब साझा नहीं करूँगा। ठीक है। कुछ पॉलिसी भी है, सबका तो साझा नहीं कर सकता हूँ। कुछ कुछ लोगों का साझा करने का अलाउड रहता है बट इनका नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दो चार्ट है। ये वाला जो है D1 चार्ट है, अर्थात लगन चार्ट। और ये जो है राइट साइड में नवांश चार्ट है, जिसको D9 चार्ट भी बोलते हैं। D1 चार्ट को देखने के बाद ये पता चलता है कि लगन में 4 नंबर है, यानी कि कर्क लग्न की कुंडली है। कर्क लग्न का स्वामी जो होता है चंद्रमा, और चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। देख लो, ऐसे ही आईएएस कुंडलियाँ होती हैं, ऐसे ही आईएएस की कुंडली होती है, एकदम स्मूथ। 6, 8, 12 में देख लो कोई भी प्लैनेट नहीं है एक्सेप्ट सैटर्न। तो चंद्रमा भाग्य स्थान में 9th हाउस में बैठा हुआ। और हम जानते हैं कि त्रिकोण भाव में 5th और 9th में 9th बहुत स्ट्रांग होता है। और साथ में बुध भी बैठा हुआ है बट वह नीच का है। ठीक है।
मीन राशि में बुध नीच का हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा जो एक फंडा है कि भाई देखो, दो प्लैनेट तो आपके स्ट्रांग होने ही चाहिए, ठीक है। एक सूर्य और दूसरा गुरु। आईएएस के लिए देखो, सूर्य इनका उच्च का है, शुक्र के साथ बैठा हुआ है और शुक्र अस्त है। शुक्र को अस्त करना भी अपने आप में एक योग कारक होता है, राजयोग होता है। मैं ऐसे ही कोई एक व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में पूछा था कि सर अस्त ग्रह का फल नहीं मिलता है क्या? हम कहे बिल्कुल मिलता है, और स्पेशल तरीके से मिलता है। और अगर सूर्य किसी प्लैनेट को अस्त कर ले तो बहुत बढ़िया होता है वो। और यह सूर्य अपने से देखो सेकेंड लॉर्ड है, और सेकेंड लॉर्ड से कहाँ बैठा हुआ है? नवम भाव में। सूर्य अपने से नवम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है, अपने से पाँचवें में बैठ जा, नवमें में बैठ जा तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है, प्लस यह उच्च का भी है, राइट। दूसरी बात है कि गुरु गुरु देख लो, इस कुंडली में योग कारक मानाता है, चूंकि गुरु नवम भाव का स्वामी है और साथ साथ में छठे भाव का स्वामी है, ठीक है। तो जुपिटर जो है राहु के साथ बैठा हुआ है 11th हाउस में। अभी नक्षत्र के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में यानी कि एक्वेरियस साइन में है, राइट। अब नवांश चार्ट को पढ़ते हैं। देख लो सूर्य की ताकत, सूर्य स्व राशि का है, यही है सूर्य। मैं बोला ना, सूर्य अगर कमज़ोर है तो आईएएस बहुत मुश्किल है, ठीक है। जुपिटर इवन थोड़ा बहुत मैलेफिक हो जाए, अफ्लिक्शन में आ जाए, चल जाएगा काम आपका, ठीक है। बट सूर्य जो है ना, वो सत्ता है, वो चेयर है, फेम है, प्रतिष्ठा है, वो कुर्सी पर डट के बैठता है सूर्य। अब सूर्य लगन में उच्च का है, साथ साथ में D9 चार्ट में वो स्व राशि का है, तो फुल स्ट्रेंथ में है। और साथ में मंगल भी है, लगन में मंगल है D9 चार्ट में, मतलब व्यक्ति बिल्कुल आर और पार की लड़ाई के मूड में हमेशा रहेगा। शुक्र स्व राशि का है, बहुत अच्छा है। बुध और केतु एक साथ बैठा हुआ है छठे भाव में। गुरु और चंद्रमा एक साथ बैठा हुआ है पाइसेज में, ये बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, गुरु और चंद्रमा का एक साथ बैठना पाइसेज में। ये भी गुरु को ताकत दे देता है, क्योंकि आप असली ताकत देखोगे ना प्लैनेट का, वह D9 चार्ट में ही होता है। पेड़ कितना भी हरा भरा और हरियाली से भरा हुआ और बहुत विशाल पेड़ दिखे तो उस पर मत जाओ, ये देखो कि पेड़ में क्या फल है, ठीक है, फलदार वृक्ष है कि नहीं। अगर फल नहीं लेता है तो पेड़ बेकार है, वो सिर्फ छाया दे सकता है। असली कीमत उस पेड़ की क्या है? फल। तो D9 चार्ट फ्रूट्स देता है कि जो लगन चार्ट में प्रॉमिस है वो चीज़ सच में घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, वह इवेंट सच में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह D9 से पता चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ देखो शनि नीच का हो जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो दो प्लैनेट तीन प्लैनेट इनको ज़रूरत है कर्क लगन के लिए, देखो सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। इवन शुक्र भी मित्र होता है, मतलब मित्र तो नहीं कहेंगे चंद्रमा का, एक तरह से वह न्यूट्रल भाव रखता है। इवन शनि भी न्यूट्रल भाव रखता है। तो यहाँ पे कर्क लगन के लिए सूर्य का अच्छा होना, साथ साथ में जुपिटर का अच्छा होना अति आवश्यक है। और चंद्रमा देख लो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है 9th हाउस में। अब नक्षत्र लेवल पर हम थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं। लगन देखो इनका वेरी ऑस्पिशियस लगन जो है पुष्य। पुष्य लगन के जातक जो होते हैं दूसरे के लिए ही जीवित रहते हैं, दूसरे मतलब वेलफेयर की बात सोचते हैं, समाज के लिए जीवित रहते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, त्याग की भावना उनके अंदर बहुत रहती है, नरिशमेंट करते हैं, ठीक है, नर्चरिंग करते हैं दूसरे का, बहुत त्यागी पुरुष होते हैं, ठीक है, ड्यूटी ओरिएंटेड उनका लाइफ रहता है, धर्म का पालन करते हैं। और चंद्रमा का लोकेशन देखो तो वह है रेवती नक्षत्र, वो भी चरण पद जो है वो चौथे, ठीक है, चौथे चरण का है, मतलब बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन इनका लाइफ में अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ खत्म, ठीक है।
बाकी अगर प्लैनेट्स का अगर देखा जाए तो जुपिटर इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, वह है कृत्तिका, सूर्य के नक्षत्र में है। तो भले ही जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है, राइट, 11th हाउस में, 11th हाउस अच्छा नहीं होता है, बट वह नक्षत्र वाइज देखा जाए तो कृत्तिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में है, और सूर्य इस कुंडली में वेरी पावरफुल है, राइट। शुक्र जो है अस्त है, बट वह अपने ही नक्षत्र में, भरणी, भरणी जो होता है शुक्र का ही नक्षत्र होता है, तो शुक्र एक तरह से अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है, ये भी ऑस्पिशियस हो गया, राइट। शनि नीच का है, तो शनि का यहाँ पे रोल नहीं है। अब देखना पड़ेगा कि भाई देखो, महादशा, अंतरदशा, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुंडली का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बट महादशा सपोर्टिव नहीं है, काम नहीं होगा आपका, ठीक है। कुंडली थोड़ी सी खराब भी है और महादशा बहुत अच्छी है, काम बन जाएगा। D10 चार्ट में देखो तो सबसे पहले नक्षत्र लॉर्ड देखो, ठीक है। नक्षत्र क्या है चंद्रमा का, रेवती। अब बुध उसका लॉर्ड होता है, बुध का प्लेसमेंट देखो शुक्र के राशि में है और सेकेंड हाउस में, 6, 8, 12 में नहीं बैठा होना चाहिए। अगर बैठ रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जुपिटर देखो स्वराशि का है, प्लस हम देखते हैं कि सबसे पहले कि D10 का 10वां भाव में मंगल बैठा हुआ है, मतलब कि यह इंसान अपने काम में, कर्म में, प्रोफेशन में बहुत करेजियस रहेगा, ठीक है। यद्यपि कर्क लग्न की कुंडली में जो जातक काफ़ी इमोशनल होता है, ठीक है, लोगों से इमोशनली अटैच रहता है, बट एट द सेम टाइम वह जब अपना काम कर रहा है, अपना ड्यूटी निभा रहा है, तो उस समय वह काफ़ी साहसी रहेगा, करेजियस रहेगा, ठीक है। तो मंगल जो है उच्च का बैठा हुआ है D10 चार्ट में, देख लो, मतलब एक IAS की पर्सनालिटी नहीं है, बेसिकली एक IPS की पर्सनालिटी है। IAS होते हुए भी यह बहुत हिम्मती आदमी है। और इसका जो लॉर्ड है, ठीक है, इसका लॉर्ड जो मतलब कि मंगल जिस घर में बैठा हुआ है, जिस राशि में बैठा हुआ, मकर राशि में, उसका स्वामी शनि होता है। शनि सूर्य के साथ बैठा है। एक थ्योरी है कि कभी भी D9 चार्ट में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हों, या शनि जो है लियो साइन में बैठा हुआ है, ध्यान से सुनना, शनि सूर्य के साथ बैठा हो, या शनि लियो नवांश में बैठा हो, या शनि लियो दशमांश में बैठा हो, या सूर्य के साथ, तो सूर्य की दशा और अंतर्दशा जब भी चलेगी तो शनि को वो अपलिफ्ट करता है, सैटर्न को वो आगे बढ़ाता है, उसके प्रोफेशन को आगे बढ़ाता है। ये एक तरह का सूत्र है। अब यहाँ तक हम लोगों ने चार्ट पढ़ लिया। अब देखो हम देखते हैं दशा, चूँकि ये थे 1991 बैच के, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं, शुक्र जो है चला है 1992 तक, 1992 के 8वें महीने तक शुक्र, और वीनस जो है इनके चार्ट में कंबस्ट है सूर्य के द्वारा। तो वीनस की जो भी शक्ति है, या वीनस जिस भाव का स्वामी है, उससे जुड़ा हुआ जो भी रिजल्ट होगा वह सूर्य के अकॉर्डिंग देगा। और जस्ट उसी के बाद सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की दशा स्टार्ट हो गई है। इनका चयन 92 में होता है, तो बेसिकली सूर्य की दशा में ही हुआ है इनका चयन, ठीक है। तो सूर्य की दशा में ही हुआ है, और सूर्य देख लो यहाँ पे आप D1 चार्ट में, यद्यपि शुक्र की भी दशा अगर मान के चलो कि शुक्र की दशा में इन्होंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, सब कुछ दिया, बट शुक्र क्या है, अस्त है सूर्य से 10th हाउस में, राइट। तो शुक्र कहाँ का लॉर्ड है, लाभ स्थान का, और साथ साथ में 4th, ठीक है। तो सूर्य एक तरह से शुक्र को अस्त किया है, तो सूर्य भी यहाँ पे शुक्र की दशा में एक्टिव रहेगा। जब 2 प्लैनेट की युति बनती है, या 3 प्लैनेट की युति बनती है, उस तीनों में से या दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट की दशा अंतर्दशा चले, तो बाकी 2 प्लैनेट भी एक्टिव रहते हैं। तो शुक्र की दशा में भी इनका काम हुआ है, पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन सूर्य की दशा जैसे ही आई है, इनका तुरंत IAS में सिलेक्शन हो गया, राइट।
अब देखो भद्रिका योगिनी लगी है, योगिनी को भी थोड़ा सा देख लो, योगिनी लगा कर भी दिखाते हैं आपको। तो योगिनी दशा में देखो क्या हो रहा है कि 90 से लेकर 95 तक भद्रिका चला है। भद्रिका जो होता है वह बुद्ध का नक्षत्र होता है, बुद्ध का ये स्वामी होता है इसका। और साथ साथ में जब इनका चयन हुआ 91 से लेकर 92 के बीच में, तो सिद्धा का लॉर्ड जो होता है वह शुक्र होता है। अब जब हम भद्रिका के हिसाब से कुंडली बनाएंगे, ठीक है, इनका जो मतलब जब महादशा चला होगा, आई थिंक उल्का का चला होगा स्टार्टिंग में। बुध मतलब कि रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो उल्का योगिनी की महादशा चली होगी। बट जब इनका चयन हुआ 90 से लेकर 95 के बीच में भद्रिका लगा है, और इस हिसाब से अगर हम रोटेट करेंगे उस चार्ट को, कभी इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा कि योगिनी दशा से कैसे प्रेडिक्शन किया था, बहुत एक्यूरेट होता है, ठीक है। और जब आपकी महादशा, विंशोत्तरी महादशा और योगिनी महादशा दोनों एक साथ कंबाइन करोगे और दोनों की दशाएं अच्छी चलें, तो रिजल्ट 100% आपके फेवर में आएगा, जान लो। ये तो मेरा आजमाया हुआ है। सिद्धा जो है, सिद्धा में हुआ है, मतलब भद्रिका के अंतरदशा में, सिद्धा में। और भद्रिका क्या मतलब होता है? भद्रिका का मतलब आपका काम जो है होगा, ऑस्पिशियस है। भद्रिका योगिनी ऑस्पिशियस होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम बनाएंगे चार्ट, तो यहाँ पे सिंह लगन की कुंडली बनेगी योगिनी महादशा के हिसाब से। और हम जानते हैं कि सिंह लगन की कुंडली में क्या होता है, दशा तो इनकी सूर्य की ही चल रही थी, और सूर्य कहाँ बैठा, उच्च का होकर के 9th हाउस में। और सिद्धा अंतरदशा, सिद्धा में, सिद्धा का जो स्वामी होता है वो होता है वीनस, शुक्र। तो सूर्य और शुक्र एक साथ दोनों बैठे हैं लगन कुंडली में। तो जब मैंने उसको रोटेट किया सिंह लगन की कुंडली बना करके, तो ये सूर्य और शुक्र दोनों 9th हाउस में आएंगे, राइट। तो देखो सूर्य भी एक्टिव हो गया ना, जब शुक्र जब एक्टिव हुआ, तो राइट। हम जब योगिनी दशा लगाते हैं ना, तो उस समय हम ये देखते हैं कि लगन लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। योगिनी दशा का जब चार्ट नया बनाएंगे तो उसमें देखेंगे लगन लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। लगन लॉर्ड बैठा हुआ 9th हाउस में, और इसकी जो अंतरदशा, और साथ साथ में भद्रिका योगिनी, तो भद्रिका योगिनी का लॉर्ड जो होता है बुध होता है, बुध बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अष्टम भाव में। दूसरी बात की सिद्धा, उसका अंतरदशा सिद्धा योगिनी का, सॉरी, इसके मतलब कि भद्रिका में सिद्धा का अंतर लगा हुआ है। तो ये जो शुक्र है यहाँ पे 9th में बैठा हुआ है सूर्य के साथ, तो फुल एक्टिवेटिंग मोड में है। योगिनी महादशा में भी आपको देखो रिजल्ट्स मिल रहा है इनको, और साथ साथ में विंशोत्तरी महादशा में भी इनको रिजल्ट मिल रहा है। तो मूल बात ये है कि प्लेसमेंट तो खैर अच्छा होना ही चाहिए, योग कारक ग्रह की दशा और अंतर्दशा चलनी चाहिए। और देखो सूर्य की जैसे ही दशा स्टार्ट हुई है, इनका काम जो है बन गया, और सूर्य इनका जो है उच्च का है, एग्जाल्टेड है, नवान चार्ट में भी बहुत बढ़िया है। सूर्य इनके 10th हाउस में बैठा हुआ है। और जब हम योगिनी महादशा का बनाते हैं चार्ट, तो उसमें सूर्य 9th हाउस में बैठा हुआ है उच्च का होकर के। तो इस हिसाब से इक्वेशन बनते हैं। ऐसे बहुत सारे चार्ट मैं देखा हूँ कि बहुत अच्छा है, पावरफुल है, बट दशा सपोर्ट नहीं कर रही है। तो दशा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन योर प्लेसमेंट। प्लेसमेंट चाहे कुछ भी हो, दशा अगर अच्छी नहीं है तो फिर काम नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी कुंडलियाँ मेरे पास हैं, और भी कुछ कुंडलियाँ और आई हैं मेरे पास, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि सबका कुछ न कुछ करके आपको बताऊँ, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं तो खैर सीखता ही हूँ, मैं तो ज्योतिष कंटिन्यूअस पिछले करीब 10 साल से सीख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आगे तक सीखता ही रहूँगा। और ये पूरा लर्निंग प्रोसेस है, इंसान हमेशा सीखता रहता है। जब आप स्टूडेंट रहते हो तो हमेशा सीखते हो, और जैसे ही आप लोग को लगे कि हम गुरु बन चुके हैं, तो आपका बंद हो जाएगा लर्निंग प्रोसेस। तो मेरा मानना है कि मैं हमेशा स्टूडेंट रहना चाहूँगा, क्योंकि स्टूडेंट रहने से आप
आपके अंदर ईगो नहीं रहेगा, ठीक है। आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहोगे और सबसे सीखोगे, ठीक है। मैं कभी क्लेम नहीं करता हूँ कि मुझे ज्योतिष बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज्ञानी हूँ, ठीक है। जितना ज़्यादा मैं पढ़ता हूँ, जितना ज़्यादा मैं मेरा मतलब ऑब्जर्वेशन होता है, उतना ही लगता है कि मैं अंदर से खाली होता जा रहा हूँ, शून्य की तरफ जा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो काफ़ी आपको पसंद आएगा, और इससे जुड़ा हुआ कोई भी आपको क्वेरी, कोई भी सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।